इमरान खान का फ्यूचर अब कोई नहीं दिख रहा पाकिस्तान की सियासत में। इट इज फेयरली सेफ टू से एट दिस पॉइंट कि ही इज फिनिश्ड। हेलो एंड वेलकम। कारवां बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जारी पॉलिटिकल क्राइसिस पर। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट खुर्रम हुसैन, जिन्होंने कारवां के मई एडिशन पर इस मामले पे एक लंबी स्टोरी की है। आइए उनसे जानते हैं ये राजनीतिक गतिरोध या पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है, कब शुरू हुआ है और आगे कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। वेलकम खुर्रम। थैंक यू। खुर्रम, सबसे पहले तो मैं एक बैकग्राउंड के साथ आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो पास नहीं कर पाई। इसके बाद एक मूवमेंट सा तैयार हुआ वहां पर। इमरान खान लगातार अपने ऑपोजिशन को, आर्मी को और यहाँ तक कि फॉरेन पावर्स को भी उनकी सरकार गिराने का इल्जाम लगा रहे हैं उन पर। आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? क्या सचमुच में ऐसा हुआ है? आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है इस मामले पर? जी, विष्णु खान साहब की एक आदत है कि जो चीज़ उनके खिलाफ जाती है उसको वो एक साजिश डिस्क्राइब करते हैं। तो जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उसको भी उन्होंने पूरे मुल्क को ये बताया था कि ये एक साजिश है। और जब आप किसी भी चीज़ को साजिश कहते हैं तो ऑब्वियसली फिर सवाल पैदा होता है कि भाई कौन था इस साजिश में इन्वॉल्व। और साजिश का हमेशा कोई ना कोई मास्टरमाइंड होता है, वो खुद ब खुद तो नहीं हो जाती। तो फिर कौन था ये मास्टरमाइंड और किस तरह से ऑपरेट की और किसके क्या मोटिव्स थे, ये सारी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। तो जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को साजिश डिस्क्राइब किया था तो तब उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका की साजिश है। और उनकी लाइन ये थी कि अमेरिका ने उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रही थी, पाकिस्तान की एनर्जी इंपोर्ट्स को बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करने के लिए। तो फिर अमेरिका ने एक साजिश की और उसके थ्रू फिर उनको उनकी गवर्नमेंट को निकाला। अब ये काफ़ी महीनों के लिए जो खान साहब की रैलीज थी उन्होंने ये लाइन उसमें चलाते रहे। और लेकिन फिर आगे जाके, और बाय द वे इसमें वो नाम भी लेने लग गए थे कि डोनाल्ड लू के नाम से कोई एक अमेरिकन डिप्लोमेट है वहाँ पे, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड उन्होंने आर्ग्यू किया कि उन्होंने एक हमें साइफर भेजा था, यानी कि एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन पाकिस्तानी एम्बेसडर से आई थी जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसडर डिटेल कर रहे थे कि मेरी डोनाल्ड लू से बात हुई है और उसने मुझे ये बातें बताई हैं। और उस कम्युनिकेशन के राउंड उन्होंने अपनी पूरी एक ये साजिश बना ली थी। फिर आगे जाके उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस साजिश से वो पीछे हटना शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा कि यार ये मे बी अमेरिकन की साजिश नहीं थी, ये तो जनरल बाजवा की साजिश थी जो आर्मी चीफ होते थे और फलाना ढमकाना। आई मीन बेसिकली वो लाइन उनसे सस्टेन नहीं की गई। और अब वो इस मौसम पे आ गए हैं कि वो खुद अब अमेरिकन कांग्रेस वुमेन से मिसाल के तौर पिछले दिनों अम, मदद मांग रहे थे कि मेरे लोगों के खिलाफ और मेरे खिलाफ बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं पाकिस्तान में, तो प्लीज आप अपने पर्सपेक्टिव से कुछ करें ताकि पाकिस्तान की हुकूमत मेरे लोगों पे जुल्म करना छोड़े। अच्छा, इस दफा ये हुआ है कि जब 9 मई को ये रायट्स हुए हैं पाकिस्तान में, और कोई ऐसा जितने बड़े रायट्स नहीं थे ये विष्णु। दे वर लार्ज बट दे वर नॉट लार्ज इनफ टू ब्रिंग डाउन अ गवर्नमेंट और एनीथिंग। और इवन कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई बहुत बड़ा जख्म लगा दे। ये रायट्स ये उस टाइप के नहीं थे। बट नेवरदलेस जो टारगेट्स थे इन राइट्स के वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री फैसिलिटीज, 2 एयर बेसेस अटैक हुई थी इनके दौरान। हालांकि अटैक्स बाहर बाहर जो गेट है वहीं तक रहे थे। आर्मी अफसरान के घर पे पहुंच गए थे राइटर्स और प्रोटेस्टर्स। हालांकि कोई इतने बड़े मजमे नहीं थे कि आप उसको रेवोल्यूशन की तरह डिस्क्राइब कर सकें। कई जगहों पे 80, कई जगहों पे 90, कई जगहों पे 100। और एक कॉप कमांडर लाहौर के घर के बाहर चंद हजार लोग थे। और उसके साथ साथ तमाम और मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर भी इस तरह के अटैक्स हुए थे। अब खान साहब दोबारा से लाइन ले रहे हैं कि ये सब कुछ एक साजिश थी। वो कह रहे हैं कि ये जो अटैक्स हुए थे ये हमारे लोगों ने किए ही नहीं, और हमारे लोग तो पुरअमन बाहर निकले थे सड़कों पे, लेकिन उन लोगों के अंदर कोई एजेंट्स, प्रोवोकेटर्स प्लांट किए गए।
और उनको प्लांट करने का मकसद ही ये था कि पुरअमन एहतजाज को एक वायलेंट डायरेक्शन में ले जाएं, ताकि बाद में खान साहब की पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक क्रैकडाउन की जस्टिफिकेशन पैदा हो जाए। और आज उन्होंने दोबारा जैसे ट्वीट किया है, आज से मतलब 22 मई को उन्होंने दोबारा ट्वीट किया है कि 1930s में भी राइक्सटाग फायर हुई थी जर्मनी में, जिसको हिटलर ने यूज किया था अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए और अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ एक क्रैकडाउन जस्टिफाई करने के लिए। उनका ट्वीट करने का ऑब्वियसली मकसद यही है कि अभी भी जो हुआ है पाकिस्तान में उसका कोई किसी ना किसी किस्म का पैरेलल है राइक्सटाग फायर के साथ। अब यहाँ भी ऑब्वियसली वही सवाल पैदा हो जाएंगे विष्णु, कि अगर ये साजिश थी तो किसने की ये साजिश? ठीक है, वहां पे फिर खान साहब एक्सप्लेन करना होगा कि भाई इसमें आर्मी चीफ जो है, मौजूदा आर्मी चीफ, क्या उनके कहने पे हुई है ये साजिश सारी? एंड इफ सो तो फिर उनको एक्सप्लेन करना होगा कि मौजूदा आप आर्मी जैसे चीफ। बता रहे हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि इनडायरेक्टली अभी भी वो आर्मी को ही निशाना बना रहे हैं इमरान खान अपने भाषणों में। अगर वो बोलते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई है तो उनका इशारा कहीं ना कहीं ऐसे आर्मी आर्मी पे भी जाता है कि वो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है ताकि क्रैक डाउन कर सके। लेकिन खुर्रम, जैसे कि आपके पीस से ही मैंने समझा है कि इमरान खान के ताल्लुकात आर्मी के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इवन आप कहते हैं कि ऐसी बातें आने लगी कि आर्मी उनको स्पॉन्सर कर रही है इस चुनाव में। तो वो ताल्लुकात कब से खराब होना शुरू होते हैं, जब इतने बढ़िया ताल्लुकात थे? इवन जनरल मुशर्रफ की कू का भी एक तरह से सपोर्ट किया था इमरान खान ने जब उन्होंने सत्ता ले ली थी। फिर ताल्लुकात कहाँ से बिगड़ते हैं उनके? ये ताल्लुकात शुरू होते हैं विष्णु कोई 2008 के बाद। 2008 में पाकिस्तान की एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन हुई थी मिलिट्री से सिविलियन रूल में। और दो जो लीडर्स जिनको परवेज मुशर्रफ ने आते वक्त कहा था कि इन दो लीडर्स का अब कोई रोल नहीं रह गया पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, ये उनके अपने अल्फाज थे परवेज मुशर्रफ के, कोई 2000 में 2001। और वो दो लीडर्स थे बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ। उन दोनों को एग्जाइल में भेज दिया था और परवेज मुशर्रफ ने मुल्क को ये बताया था कि अब ये लोग कभी भी वापस नहीं आएंगे। बट नेवरदलेस ये दोनों लीडर्स और उनकी पार्टीज तो वापस आ गई पावर में और परवेज मुशर्रफ आउट हो गए पावर से। तो एक बहुत मेजर स्विंग हुआ था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जहां पे पावर जो था वो अब काफी तेजी से मिलिट्री से लेके सिविलियन हाथों में जा रहा था। अब और ये स्विंग जो था ये इंस्टेंट नहीं था, यानी कि एक गो में नहीं हुआ, लेकिन ओवर द इयर्स ये कंसोलिडेट होती चली जा रही थी ये पोजीशंस के सिविलियंस आर द वंस हु विल रन द कंट्री। और इसकी कंसोलिडेशन में जो क्रिटिकल फैक्टर्स थे कि 2008 में एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो ही गई, हालांकि इट वाजंट एज पीसफुल एज इट शुड हैव बीन, गिवन कि एक असैसिनेशन हुई और फिर एक राइट्स भी हुए, बट नेवरदलेस पावर वॉलंटरली हैंड ओवर किया गया फ्रॉम परवेज मुशर्रफ टू द न्यू पीपीपी गवर्नमेंट। और 2013 में दोबारा एक पीसफुल हैंड ओवर ऑफ पावर हुआ और 2018 में एक तीसरा पीसफुल हैंड ओवर ऑफ पावर हुआ फॉलोइंग द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन। तो इसके जरिए पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमतें थी और स्पेशली सिविलियन रूल्स ऑफ द गेम मजीद कंसोलिडेट किए जा रहे थे और मिलिट्री का रोल जो था वो श्रिंक होता चला जा रहा था ओवर द एज द इयर्स वॉर ऑन। इसी ट्रेंड को माइंड में रखते हुए एक इमरान खान प्रोजेक्ट कोई 2009-10 तक क्रिएट करना शुरू किया गया था। 2011 में उसको लॉन्च किया था, बहुत बड़ा एक जलसा उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था लाहौर में। और 2014 में उम्मीद तो इनिशियली खान साहब की ये थी कि वो 2013 के इंतखाबात के बाद पावर में आ जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वो अभी रेडी नहीं था जो इमरान खान प्रोजेक्ट था। वो मुश्किल से, अगर मेरी मेमोरी सही सर्व करती है, कोई 35 या 40 के दरमियान सीटें जीत सके थे, विच इज नोवेयर नियर इनफ in assembly जहाँ पे 272 elected voters representatives होते हैं। तो उसके बाद फिर खान साहब ने एस्केलेट किया और जलसों के अलावा उन्होंने धरनों की स्ट्रैटेजी फिर पकड़ी।
और 2014 में उनके धरने लॉन्च हुए, उन्होंने इस्लामाबाद एक मजमा लेके पहुंचे, वो मजमा भी काफ़ी नहीं था। यू नो गवर्नमेंट को लॉन्ग मार्चेस और प्रोटेस्ट के थ्रू गिराना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पे इलेक्टेड गवर्नमेंट। आपको जिस तादाद में लोग चाहिए होते हैं वो लोग आई थिंक कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो खान साहब उस तादाद में तो लोग नहीं इकट्ठे कर सके, लेकिन उनकी तादाद बढ़ाने के लिए उनको 2-3 एलाइज भी दिलवाए गए, जिसमें से ताहिरुल कादरी साहब, एक मौलाना साहब है यहाँ पे, जिनका एक पैर हमेशा दीन और दीनी किस्म के कामों में होता है और दूसरा पैर सियासत में भी होता है। तो उनके फॉलोअर्स को यूज किया गया खान साहब की तादाद को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। वो भी नाकाम रही ये एफर्ट। तो एवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए पैनामा पेपर्स की रेवलेशंस के बाद नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरी। प्राइम मिनिस्टर चले गए लेकिन हुकूमत जो थी वो तो वहीं पे रही, बिकॉज मेजोरिटी पार्लियामेंट में जो थी वो तो अपनी जगह थी। तो खान साहब की नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसने तो फिर भी अपनी टर्म कंप्लीट कर ली 18 तक अंडर अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर। तो थ्रू आउट ऑल दिस खान साहब को एक खुली छुट्टी मिली जा रही थी। उनको एक तो सैचुरेशन कवरेज मिल रही थी मीडिया में, उनके हक में बोलने वाले मीडिया में एंकर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, उनको धरने करने की इजाज़त दी गई थी। उनको धरने अगर वायलेंट हो जाए तो उस बात को भी गोल मोल करके कह देना कि भाई ये तो हमारे लोग थे ही नहीं, ये तो कोई साजिश थी और ये तो फलाने के लोग आ गए थे, हमारे तो पुरअमन लोग थे। ये सारी बातें करके अपनी वायलेंस को भी जस्टिफाई करने की इजाज़त उनको तब मिली हुई थी। खान साहब के खिलाफ किसी किस्म की एक्शन लेना गवर्नमेंट्स को मना किया गया हुआ था। तो एक इन अ सेंस एक रेड कार्पेट ले डाउन किया था कोई 10 सालों के लिए, टू ले डाउन द रूट थ्रू विच खान साहब entered into power in 2018, and that red carpet ended in March or April 2022, जब पाक फौज ने फैसला किया कि ये तो इज नॉट वर्किंग आउट द वे दे थॉट इट वुड वर्क आउट, एंड दैट दे हैड टू रैप अप द एक्सपेरिमेंट ऑफ विद इमरान खान। एंड वहां से फिर जो सूरत हाल आज पैदा हुई है वहां की स्टोरी शुरू होती है। विष्णु, आपने अपनी कहानी में जो स्टोरी कैरवन में की है उसमें आपने बताया कि 2019 में जनरल बाजवा का एक्सटेंशन होना था, उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई खान सरकार की तरफ से, जिस तरह से फाइल्स चलानी थी नहीं चली, और इस वजह से एक स्पेक्टिकल बन गया वो एक्सटेंशन, जो पहले कभी नहीं हुआ था, वो साइलेंटली होता था। उसके बाद से एक ट्रस्ट डिफिसिट दोनों में आता है। इसके बाद आप फिर बता रहे थे कि लॉकडाउन के समय पे भी खान ने जो लॉकडाउन ना लगाने का फैसला किया, आर्मी ने उसे सुपरसीड किया और अपनी चलाई। अब ऐसा एक तरह से आप, और उसके बाद आप बताते हैं कि स्मार्ट हो गए, फिर ऑपोजिशन को भी लगा कि खान एक तरह से आर्मी का ट्रस्ट खो रहे हैं, तो एक स्पेस बन रहा है और अब हमें भी थोड़ा ताकत बढ़ानी चाहिए और खान को हटाना चाहिए। अब यहाँ मुझे एक चीज हमेशा मतलब समझ में थोड़ी सी समझने में मुश्किल होती है कि जब ऑपोजिशन या खान जब बाहर होते हैं तो वो बार बार आर्मी का सपोर्ट करने लगते हैं, हर लोग चाहे शरीफ हो। फिर जब भीतर आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो होता है कि आर्मी से एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ जाती है। एक तरह से सिविलियन ही नहीं आर्मी को प्लेटर में दे देते हैं पावर की, आप हमें जैसे भी चाहे मैनिपुलेट करें। आप ये पूछ रहे हैं कि वाई पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं वो आर्मी की तरफ बार बार क्यों देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विष्णु, पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिसने अपनी काफ़ी तारीफ जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर्स के अंदर गुजारी है। काफ़ी और भी मुल्क हैं जहाँ पे ये स्टोरी रही है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्टेट का सबसे बड़ा एक ऑर्गन बन गया है, एंड एज अ रिजल्ट उनका जो उनकी जो मर्जी है स्टेट को चलाने में, उसको अकोमोडेट करना जरूरी हो। तो इवन जब पावर ट्रांजिशन हो मिलिट्री से सिविलियन तक, बिलो द लाइन मिलिट्री जो है वो फिर भी बहुत एक पावरफुल एक्टर रहती है बिहाइंड द सीन्स। अब पाकिस्तान में जब सिविलियन हुकूमत भी हो, तो अगर कोई भी सिविलियन ने पावर में आना है तो वोट तो उसने अवाम से लेने हैं, लेकिन आशीर्वाद उसको फौजियों से लेने होंगे, और फिर ही आप पावर में आ सकते हैं, ये दोनों चीजें करने के बाद।
इसीलिए जो हमारी पुरानी जो एक्सपीरियंस सियासी जमातें हैं, PMLN और PPP की तरह, इन्होंने ये सबक हार्ड तरीके से सीख लिया था 1990s में, जब इन्होंने भी हेड ऑन कोलिजन ली थी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और उसके बाद उनको पता चला था कि इस तरह चलेगा नहीं, ना उनका निज़ाम चलेगा, ना फौजियों का निज़ाम चलेगा, ना पाकिस्तान का निज़ाम चलेगा। आपने सियासी तरीके से किसी ना किसी तरह से एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है, फौजियों के साथ भी और पाकिस्तान की आवाम के साथ भी। तो इन दोनों पार्टीज का रवैया जो था वो इस डायरेक्शन की तरफ आ गया था 2008 के बाद। खान साहब ने ये सबक अभी तक नहीं सीखा था, ये वो पहली दफा ये वो सबक अब सीख रहे हैं इनफैक्ट, कि फौजियों के साथ जब आप हेड ऑन कोलिजन लेते हैं तो आपका कोई अपना फायदा नहीं होता उससे। इनफैक्ट माजी में जब PPP और PMLN ने किया ये काम तो 10-10 साल उनको आउट ऑफ पावर गुजारने पड़े बिफोर दे कैन बी ट्रस्टेड टू कम बैक इनटू पावर अगेन। तो इन दैट रिगार्ड जो जो एक्सपीरियंस पार्टीज हैं वो फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश करती हैं अपनी तरफ से कि जो फौजियों के साथ रिलेशनशिप है उसको कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाने दें। अब वो फिर भी कभी कभी चला जाता है, लेकिन कोशिश उनकी यही होती है कि उसको मैनेज कर दें। खान साहब जो थे, आई थिंक पार्शली आउट ऑफ इनएक्सपीरियंस, पार्शली क्योंकि उनकी सियासत करने का जो विजन है वो एक अलग है। उसमें ही बिलीव्स के जो भी प्राइम मिनिस्टर है उसके पास कंप्लीट स्वे होनी चाहिए टू डू व्हाटएवर ही वांट्स, गिव व्हाटएवर ऑर्डर्स ही वांट्स। हालांकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है, आपको तमाम लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। बट पार्शली ऑल्सो स्ट्रक्चरली आई थिंक कि जो सिविल मिलिट्री एक डिवाइड है पाकिस्तान में, उसको ब्रिज करने के लिए पॉलिटिकल स्किल चाहिए होती है। तो खान साहब ने वो स्किल नहीं वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके, एंड एज अ रिजल्ट ही लैंडेड अप इन द सेम सिचुएशन जहाँ पे आज वो खड़े हैं। और इसी किस्म की सिचुएशन से तो नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो बहुत पहले गुजर चुके थे और अपने सबक उन्होंने तब सीख लिए थे। हालांकि तब विष्णु किसी इस लेवल तक बात नहीं गई थी कि मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर प्रोटेस्टर्स कॉल किए जा रहे हैं, आर्मी जनरलों के घरों पे प्रोटेस्टर्स भेजे जा रहे हैं और उनको गालियां दी जा रही हैं, उनके घरों के अंदर जाया जा रहा है और एटलीस्ट इन वन केस घर के अंदर जाके जलाया जा रहा है उस घर को। इस लेवल तक तो नहीं लेके गए थे, लेकिन नेवरदलेस कॉन्फ्लिक्ट फिर भी रहा था माजी में, और सबक तो उन्होंने सीख लिया था उससे। अब खान साहब की फिर अभी जो आपने मुझे समझाया उसी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको, जैसे अभी वो कह रहे थे कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, हमने नहीं अटैक करा है, तो कहीं इसका दूसरा एक हिस्सा तो हमने समझ लिया, दूसरा हिस्सा कहीं भी रिकंसाइलेशन की तरफ बढ़ता दिख रहा है क्या? खान और आर्मी के बीच में कोई रिकंसाइलेशन हो सकता है आने वाले वक्त में? आई थिंक अब तो मुश्किल है, क्योंकि जहां तक एस्केलेट हो गई है बात, अब आर्मी कोर कमांडर लाहौर जो बहुत एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, उनके घर में मॉब्स को भेज के उस घर को जला देना, आई थिंक बात काफी आगे तक अब चली गई है फॉर रिकॉन्सिलिएशन। अलबत्ता कोई दिसंबर 2022 तक लग रहा था कि फिर भी कोई पॉसिबिलिटी थी। और हम लोग देख रहे थे कि खान साहब थोड़ा बहुत अब डी एस्केलेट करना शुरू कर रहे थे अपनी रेटरिक को, थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा इनफैक्ट। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने जलसों में एकदम से फौजियों का जिक्र निकाल दिया। उससे पहले वो फौजियों को भी अटैक करते थे, जनरल्स को अटैक करते थे, लेकिन उन्होंने ठीक जनवरी या फरवरी में पहला एक कोई जलसा किया था जिसमें उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। तो दैट वाज आवर फर्स्ट इंडिकेशन कि कोई डी एस्केलेशन हो रही है। और उसके बाद काफी महीनों के लिए उनके जो पब्लिक रिमार्क्स थे उसमें सिर्फ आर्मी के ऊपर जो अटैक्स थे वो निकल चुके थे, एंड द अटैक्स वर फोकस्ड ओनली ऑन द सिविलियन गवर्नमेंट। तो ये एक इंडिकेशन थी कि किसी किस्म की वो भी कोशिश कर रहे हैं रिकंसाइल करने के लिए, बट दैट एफर्ट फेल अपार्ट सडनली जब अरेस्ट वारंट सर्व हुए और खान साहब को पेश होने का, कोर्ट में पेश होने की बारी आई, तो वो दोबारा से उन्होंने लड़ाई का रवैया पकड़ लिया। एंड फिर उसका जवाब आया इन रिटर्न के अरेस्ट वारंट को बहुत अग्रेसिवली सर्व किया गया बाय द मिलिट्री इटसेल्फ, जिसके रिस्पांस में खान साहब ने मजीद और अग्रेसिव रिस्पांस दे दिया अपने प्रोटेस्टर से ये कह के कि पहुंच जाओ मिलिट्री फैसिलिटीज पे और कर दो उन पे हमला।
हालांकि खान साहब ने ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन आई थिंक बाय देन सबको पता था, क्योंकि अपनी तकरीरों में वो बार बार कहते थे फौजियों को कि मुझे अगर तुमने गिरफ्तार किया तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये अवाम फट गई अगर और सड़कों पे आ गई तो तुम्हें कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब इस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? ये पूरा मन लैंग्वेज तो नहीं है। एंड तो इन एनी केस आई थिंक अब तो बात जो है वो रिकॉन्सिलिएशन से काफी आगे चली गई है। एंड खान साहब का खुद अब जो रवैया है वो चेंज हो रहा है एवरी डे। कभी वो कहते हैं कि जैसे जब वो जेल से निकले थे और पहली दफा कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा कि भाई मसला मेरा फौज के साथ नहीं है, प्रॉब्लम इज वन मैन ओनली। उन्होंने अपनी उंगली ऊपर करके बताया, ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, का वन मैन ओनली एंड दैट इज द चीफ, द आर्मी चीफ, सेइंग कि मेरा मसला आर्मी चीफ के साथ है, फौज के साथ नहीं है। अब ये दिस रिमार्क वाज अंडरस्टूड टू मीन कि ये कोई फौज के अंदर एक डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं बिटवीन द ऑफिसर कोर एंड द चीफ। Was this an invitation to the officer corps to disobey the orders of the chief or something? Wasn't clear. I mean, how do you say that my disagreement is with the army chief, but not with the army? Um, तो उसके बाद फिर उन्होंने वाइंड डाउन किया थोड़ा, और उसके भी अभी पिछले एक दो दिनों में जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दिए उसमें एटलीस्ट मुझे लग रहा है उनकी थोड़ी सी वो लग रहे हैं थोड़े कंफ्यूजन के शिकार। अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आर्मी चीफ मुझसे गुस्से क्यों है, मैंने क्या ऐसी बात कर दी जो वो मुझसे गुस्से हुए हैं। अब वो दोबारा कह रहे हैं कि ये तो एक सारी बहुत बड़ी साजिश थी। भैया अगर साजिश थी तो किसने की? पहला सवाल जब आप साजिश कहते हैं तो यही सब पैदा होता है ना कि भाई साजिश तो कोई करता है तो फिर ही होती है। तो यहाँ आप बताएं, पहले तो आप कह रहे थे डोनाल्ड लू साहब हैं अमेरिका के डिप्लोमेट जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की थी। अब अगर ये साजिश है सारी सारी कि आपके पुरअमन प्रोटेस्ट में एजेंट्स प्रोवोकेटर्स को एम्बेड किया गया और उनको वायलेंट शक्ल दी गई, तो फिर किसने की ये साजिश, किसने किए ये लोग एम्बेड? क्या वो सिविलियन गवर्नमेंट थी? इनफैक्ट उसमें से फिर कौन था, नाम भी लें। ये सारे सवाल अब उनके उनके सामने पेश किए जाएंगे एंड लेट्स सी जब वो क्या आंसर देते हैं। आगे क्या जाते दिख रहा है आपको? खान की पॉलिटिक्स आगे किस तरह से कहाँ जा सकती है? मतलब एक जिस तरह से खुरम आपने बताया मुझे, उससे ये समझ आ रहा है कि कंफ्यूजन तो खान में भी है। इमरान खान कंफ्यूज लग रहे हैं, अलग अलग तरह की भाषण दे रहे हैं, रिकंसाइलेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात कई तरह से आगे बढ़ चुकी है। रिकंसाइलेशन मुश्किल मुश्किल लग रहा है, आप कह रहे हैं। तो आपको ऐसे में इमरान खान का पॉलिटिकल करियर फ्यूचर क्या दिख रहा है? विष्णु सच बताऊं, मुझे तो इमरान खान का फ्यूचर अब कोई नहीं दिख रहा पाकिस्तान की सियासत में। इट इज फेयरली सेफ टू से एट दिस पॉइंट कि ही इज फिनिश्ड। जो काम उन्होंने किया है, अब वो साजिश कह के निकलने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन द एविडेंस इज टू मच नाउ कि ये उनके ही लोग थे। गवर्नमेंट तो कह रही है कि खान साहब ने इनफैक्ट मास्टरमाइंड किया था, नॉट ओनली हिज पीपल, लेकिन ये जमान पाक जो उनकी रहायश है वहां से बैठे हुए मैसेजेस जा रहे थे आउट टू। तो अगर साजिश है भी ये, तो साजिश तो मास्टरमाइंड जमान पाक से हो रही थी, खान साहब की अपनी रहायश का से। ये गवर्नमेंट का कहना है। बट आई थिंक जिस लेवल तक बात चली गई है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड, आर्मी ऑफिसर्स के घरों में लोग और प्रोटेस्टर्स भेजे गए। उनके गेट्स के ऊपर लोग चढ़ के अंदर पत्थर वत्थर फेंके हैं। एक केस में तो फैमिली समेत को कमांडर साहब अपनी फैमिली के साथ घर में मौजूद थे और उनकी फैमिली को पिछली दीवार फलांग के भागना पड़ा था वहां से। यू डोंट कम बैक फ्रॉम समथिंग लाइक दिस वेरी इजीली। माजी में भी इससे कहीं कम किया है बेनजीर और नवाज शरीफ ने, कहीं ज्यादा कम, लेकिन उनको भी 10-10 साल आउट ऑफ पावर गुजारने पड़े थे उस टाइम में। अब खान साहब की तो उम्र ही ऑलरेडी 70 साल से ऊपर है। तो अगर उनको बता दिया जाए कि भाई कम से कम एक इलेक्शन साइकिल तो आपने बाहर गुजारना है थोड़ा ठंडा होने के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब वो आउट ऑफ पावर इतने ज्यादा साल सर्वाइव कर सकेंगे एज अ पॉलिटिकल फोर्स। लेकिन ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात है खुर्रम। अगर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जाते हैं और बड़ी पार्टी बनकर आती है, फिर तो उनको रोकना मुश्किल ही होगा। हाँ, इन नॉर्मली फंक्शनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जहाँ पे फौज का भी बहुत बड़ा से है अबाउट हु कम्स इनटू पावर एंड हु डजंट।
और फौज ने काफ़ी तरीके निकाल लिए हैं। अगर वो चाहते हैं कि कोई पावर में ना आए तो उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, उसकी पार्टी को बैन भी किया जा सकता है, उस शख्स को जेल में भी डाला जा सकता है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द इलेक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो 2018 के इंतखाबात से थोड़ा पहले ही नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया था, राइट बिफोर द इलेक्शन, एंड देन द इलेक्शंस वर हेल्ड। तो मुख्तलिफ और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। ये पार्टी बनाने में फौज का बहुत बड़ा रोल था। पीटीआई जो पार्टी है, वही लोग तोड़ तोड़ के लेके आए थे दूसरी पार्टी से, थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंड्यूसमेंट एंड थ्रेट्स, कि हमारे साथ आओगे तो पावर मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, हमारे साथ नहीं चलोगे तो जेल काटोगे, इस किस्म के इस किस्म की सियासत के थ्रू। तो जहां उन्होंने बनाई भी थी, अब वहां से वो तोड़ भी रहे हैं उस पार्टी को, और हम देख रहे हैं कि हर रोज नए नए लोग आके अनाउंस कर रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं इस पार्टी को। हालांकि फिलहाल तो ये छोटे छोटे लोग हैं जो छोड़ रहे हैं, अभी भी सीनियर लीडर्स और वो तो इंटैक्ट हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन जब वो सारे सीनियर लीडर्स जेल से निकलेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि अब उनके माइंड में क्या है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं थ्रू विच इट कैन बी इंश्योर्ड कि इलेक्शंस भी होए, और फौज की मर्जी के मुताबिक, या मे बी अगर आप समझ लें कि कानूनी मर्जी के मुताबिक कि खान साहब उस इंतखाबात में हिस्सा ना लें, एंड देन इट कैन बी इंश्योर्ड कि एटलीस्ट एक इलेक्शन साइकिल, कम अज कम एक इलेक्शन साइकिल के लिए ही इज आउट ऑफ द गेम, ही हैज टू सेट आउट द वे हिज ओपोनेंट्स हैड टू सेट आउट। एंड पिछले 5 साल तो नवाज शरीफ हैड टू सेट आउट, फॉर एग्जाम्पल। तो अब वही चीज़ अगर खान साहब के साथ की जाए तो देन उनकी पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रह जाता है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से। खान साहब के पास वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बिलो द लाइन सपोर्ट नहीं है जो ये पुराने सियासतदान के पास थी। वो होंगे तो स्टेटस को के पुराने, जो भी हम समझ लें ओल्ड वर्ल्ड, बट नेवरदलेस उस पुराने होने की वजह से कुछ तजर्बा भी आता है, कुछ ड्यूरेबिलिटी आती है उनके पावर बेस में और उनकी पावर परसेप्शन में। ये चीज़ें तो नहीं है, बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है खान साहब के पास। तो हाउ ही नाउ फेयर्स इन ऑपोजिशन, दिस इज अ बिग टेस्ट दैट हिज ओपोनेंट्स हैव पास्ड इन द पास्ट। नाउ इट्स हिज टर्न टू पास दैट, एंड वील सी। Personally, I'm skeptical, but we'll see. Maybe he'll surprise us. पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक फ्यूचर में तो एक तरह से मतलब वो चीज़, वो शिकंजा बना रहता है जो उसकी पुराना मर्जी है, पुराना। डेफिनेटली आई थिंक ये डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इनफैक्ट ये पूरी हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को लॉन्च करना, उसको पावर में लाना, उसको पावर में बर्दाश्त करना, फिर उसको पावर से निकालना, फिर उसको आउट ऑफ पावर मैनेज करना, हैंडल करना, फिर उसको एज अ थ्रेट न्यूट्रलाइज करना, ये सारी एक्सपेरिमेंट को 2018 से लेके अभी तक जो चलती चली आ रही है, सब कुछ ने डेमोक्रेसी को बहुत सेट बैक किया है। और जो डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन शुरू हुई थी 2008 में, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया था, उसको रोकने का इस सब कुछ का मकसद ही ये था कि उसको रोका जाए किसी तरह। The growing space that civilian and democratic politicians were coming to enjoy in Pakistani politics, or enjoy maybe is the wrong word, but were coming to exercise in Pakistani politics, उसको अरेस्ट करना और उसको वापस श्रिंक करना, मकसद ही ये था इस पूरी एक्सपेरिमेंट का। वो मकसद तो अब दिन ब दिन पूरा होता चला जा रहा है। जो आई थिंक जिस लेवल पे अब सिविलियन गवर्नमेंट रह गई है पाकिस्तान की, वी आर बैक टू मे बी 2002 in a sense. It feels like the civilian government is now basically a fig leaf to an otherwise period of military rule that we are living through. बिल्कुल, और आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि जैसे इमरान खान और मिलिट्री दोनों ही एक दूसरे को फीड करते रहे हैं, और इन दोनों की झगड़े से डेमोक्रेसी को ज़रूर नुकसान हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा नुकसान ना हो और डेमोक्रेसी जिस रफ्तार से बढ़ रही है आगे बढ़े, जिस अच्छी रूटेड हो। और इसके साथ ही इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। खुर्रम, आपसे बात करके हमने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वेबसाइट caravanmagazine.in पर जाकर मैगजीन सब्सक्राइब कीजिए और हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे।